नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होगा, ये वादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश के विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध तरीके से पूरी हो रही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद से जन कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, इसका जायजा लिया है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की जनता के बीच होंगे। अपने एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किस तरह से बदली है तस्वीर और आगे की क्या है चुनौतियां, इस पर हम करेंगे आज चर्चा। और स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, साथ ही साथ लखनऊ से भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का परिचय उनसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो से हैं डॉक्टर पीएस राणा हैं, फॉर्मर सीएमडी हैं हुडको के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राणा साहब। हमारे साथ ए.के. भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। भट्टाचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। और लखनऊ से हमारे साथ हैं सेक्रेटरी हाउसिंग दुर्गा शंकर जी। दुर्गा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे दुर्गा जी से ही। दुर्गा जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच होंगे। कितना बड़ा मौका उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी होगा जब वो वहां के लोगों से संवाद कायम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। साथ ही साथ अपने संवाद में वो उन समस्याओं को भी उन लोगों से जानना चाहेंगे अगर कुछ सामने आ रही है। तो कितना बड़ा दिन मानते हैं आप? देखिए, यहाँ पे कल प्रधानमंत्री जी हमारी 3 योजनाएं, अमृत, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना, इन तीनों की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जून 2015 को किया था। उसके 3 साल पूरा होने के अवसर पर ये 2 दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ पे पूरे देश भर से जो करीब 600 लोग, चाहे वो मेयर्स हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हो, मिशन डायरेक्टर्स हो, सिटी के जो एग्जीक्यूटिव्स हो, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री जी का संबोधन में उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें आगे के लिए उनका दिशा होगा कि कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको भी स्थिति बता दूं, जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, इसमें सपना है प्रधानमंत्री जी का कि 2022 तक जब हम लोग देश की 75वीं जयंती मनाएंगे, देश की आज़ादी का, सबके पास एक आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें शौचालय भी हो, रसोई भी हो, उसमें चूल्हा भी हो, बिजली भी हो, पानी भी हो। ऐसे 1 करोड़ लगभग हमें मकान बनाने हैं 2022 तक। हम लोगों ने 54 लाख मकान ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। 30 लाख मकान के ऊपर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 8 लाख मकान पूरे होकर के लोगों को ऑलरेडी कब्जा मिल चुका है। और अच्छी बात यह कि इसमें करीब 9 लाख मकान हमारे नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहे हैं। तो जिस तरह से भट्टाचार्य जी जैसे बताया कि दुर्गा शंकर जी ने भी कहा कि 8 लाख मकान दिए जा चुके हैं, 54 लाख सैंक्शन किए जा चुके हैं, 30 लाख पर काम चल रहा है चरणों में। क्या आपको लगता है कि इस सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसमें बजट के अनुसार लक्ष्य बनाते थे पिछली सरकार, लेकिन मौजूदा सरकार पहले लक्ष्य तय करती है और फिर बजट, क्या ये वजह है कि इतनी प्रगति आप इस योजना में भी देखते हैं? नहीं, या आप इसको प्रगति के तौर पे देखते हैं? जरूर हाउसिंग फॉर ऑल तो एक बहुत बड़ा एक गोल है किसी भी सरकार के लिए। और इस सरकार के लिए तो ये क्लियर है, 2015 में जब ये आवास योजना का जब ऐलान किया गया तो ये तो साफ है कि हाउसिंग फॉर ऑल अगर 2022 में, पर इसका जो आयाम जो है अगर आप देखें, एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे देश में कि जो हाउसिंग फॉर ऑल करने के लिए करीबन 11 करोड़ मकानें बनानी पड़ेंगी। तो 11 करोड़ का एक लक्ष्य है, उसके लिए 140 लाख करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होगी। तो जो आप इसका आयाम देखेंगे, ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और जो काम हमने शुरू किया है, मुझे लगता है कि अगर आप ग्रामीण योजना में देखें या शहरी योजना में देखें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 चरण है, एक तो है ग्रामीण है, एक है अर्बन है। मैं मानता हूं कि जो ग्रामीण जो है उसकी जो प्रगति है वो बहुत ही अच्छी हुई है। जो अर्बन जो है उसमें काम चल रहा है, पर उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। पर जो सेक्रेटरी साहब ने जो कहा कि 8 लाख के मकान ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छी ये शुरुआत है। पर हमें बहुत सारी ऐसी जो चैलेंजेस आएंगी, क्योंकि फंडिंग चैलेंजेस आएंगी,
जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स जो भी ऐलान किए गए हैं, जो ऐसे जो चीज़ों को आएंगी, जो लैंड एक्विजिशन वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, एक प्रॉब्लम है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये ऐसे सारे इश्यूज जो आएंगी, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये सरकार को और सारे समाज व्यवस्था को एक साथ करके, क्योंकि अभी तक जो पुराना स्लोगन था कि बिजली पानी सड़क जी, अब ये स्लोगन अब उसमें अब हाउसिंग ऐड कर दिया गया है। मैं मानता हूं कि जब तक ना अगर हम एक स्वाधीन देश 75 साल में हर एक नागरिक को एक मकान ना दे सके तो वो कैसा देश होगा। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक लक्ष्य है जी। और शहर और ग्रामीण इलाके दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में उसको एक तरह से चिन्हित करके उसको एड्रेस करना, ये भी एक बड़ी बात है। डॉक्टर पी एस राणा, आपसे जानना चाहूंगी, पिछली इतनी सरकारों में या जो योजनाएं घर को लेकर हुआ करती थी, आवासीय योजना जो होती थी, क्या फर्क आपको दिखता है इस प्रगति को जब आप देखते हैं और पिछली योजनाओं को देखते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि 3 ऐसे फर्क आप क्या गिना सकते हैं जिनकी वजह से इस योजना की रफ्तार तेज दिखाई देती है? देखिए, ज़्यादातर हमारी जो योजनाएं होती थी या तो टैक्स बेनिफिट देते थे या स्लम इम्प्रूवमेंट वगैरह में फ्री हाउसिंग दे देते थे। दोनों में जो लॉ अबाइडिंग पुअर पर्सन है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता था। आइदर यू मस्ट बी एनक्रोचिंग ऑन द लैंड एंड देन यू गेट द बेनिफिट, और यू शुड बी रिच एनफ टू पे टैक्सेस। इस योजना में 3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक, फ्री हाउसिंग नहीं है, क्योंकि फ्री हाउसिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल। नंबर 2, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, जिसका मतलब पार्टली आपको सब्सिडाइज कर दिया गया, लेकिन बाकी कॉस्ट आपने ही बियर करनी है, जो आप अपनी मेहनत से करेंगे और उसके लिए आप उसको अपनापन भी होगा। पहले क्या होता था, आपको फ्री हाउस मिला, आप बेच के दोबारा फिर झुग्गी डाल ली। दूसरा जो बेनिफिट इसमें है कि आपको अपना, अगर आप एक कच्चे मकान में भी रहते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको लोन मिल रहा है और उसमें सब्सिडी मिल रही है। तीसरा, आपके पास एक कमरे का है, आपने एक कमरा और ऐड करना है तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। और जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी इस वक्त जो कमी है क्वालिटी की ज़्यादा है। लोगों के पास कच्चे घर हैं या कच्ची छतें हैं, उसके इम्प्रूवमेंट का पहले कोई प्रोविज़न नहीं था। हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो नंबर ऑफ़ हाउसेस आर मोर देन द नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स इन द कंट्री। इसका एक और पहलू भी है जो मैं अभी तक, हम उसको गवर्नमेंट सोच तो रही है, हाँ, लेकिन उसको अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं। रेंटल हाउसिंग, हाउ टू प्रमोट रेंटल हाउसिंग, क्योंकि जो हमारे करोड़ों घर खाली पड़े हैं वो मार्केट में इसलिए नहीं आ रहे कि आदमी रेंट पर देना नहीं चाहते, क्योंकि वो सेफ्टी नहीं है और उस पर रिटर्न भी एडिक्वेट नहीं है। तो हमें रेंटल हाउसिंग को भी जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हम जो खाली पड़े घरों को मार्केट में नहीं लाएंगे, जब तक पूरी रिक्वायरमेंट मीट करना बहुत मुश्किल है। चाइना जैसे देश इस मॉडल का अनुसरण करते हैं। मैं एक और एक चीज़ राणा साहब के बात में जोड़ना चाहूँगा। ये चौथी जो आयाम जो है इस योजना में वो है सेंटर स्टेट पार्टिसिपेशन का। और जो फंडिंग जो हो रही है, जो भी प्रोविजन आ रही है, वो सेंटर का थोड़ा शेयर है और स्टेट का भी शेयर है। हाँ। तो उससे ये हो रहा है कि इसकी जो क्रियान्वयन में जो एक आसानी होती है, अड़चनें कम आ रही हैं, क्योंकि स्टेट भी इन्वॉल्व है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अच्छा है और सेंटर का इनिशिएटिव है। तो ये जो सेंटर स्टेट का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे आप कहेंगे, वो उसका भी एक हमें दिखने को आ रहा है, नमूना साफ दिखाई देता है कि सहयोग से किस तरह से योजनाएं आगे बढ़ने में योजनाओं को सफलता मिलती है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं सेक्रेटरी हाउसिंग, उनसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने बात की कि लक्ष्य 2022 तक का रखा गया है, हर आदमी, हर परिवार के पास अपना घर, लेकिन आप कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी मेहमानों ने इस पर बात की, उन्होंने कुछ बिंदु भी उठाए हैं। आप कितने संतुष्ट दिखते हैं इस पूरी प्रगति से? जहाँ तक हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, जैसी प्रोग्रेस चल रही है हम इसको पूरा करेंगे। बहुत पहले जो हमारा टारगेट है 2022, उसके पहले ही पूरा कर देंगे। स्मार्ट सिटी का जो काम है वो, जब हम स्मार्ट सिटी अलग अलग राउंड में हमारी सैंक्शन चयन की गई है, क्योंकि सिटी चैलेंज जो पहले बार किया गया, जो हमारी लास्ट चयन हुआ वो हुआ है जून 2018 में।
उसके लिए 5 साल का वक्त है। बिल्कुल अपने समय में सारे के सारे काम पूरे होंगे। क्या भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि निर्माण सामग्री का व्यापार बढ़ा है इस पूरी योजना ने? मतलब इस योजना का सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय या एक फायदा नहीं हो रहा कि हर परिवार को घर मिल रहा है, लेकिन इसके कई फायदे देखे जा सकते हैं। जैसे श्रमिकों को काम मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम किया जा रहा है, करीब 1 लाख राजमिस्त्रियों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारी जो IIP डेटा भी देखें, GDP डेटा को अगर आप पिछले 1 साल के हर क्वार्टर के जो डेटा और IIP के जो मंथली डेटा में देखेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एक बढ़ोतरी दिख रही है हमें, उसका एक कारण रोड है और दूसरा कारण पर्टिकुलरली रूरल हाउसिंग है। क्योंकि आप रूरल हाउसिंग को अगर देखें तो उसमें तो उसका कंट्रीब्यूशन IIP में कंस्ट्रक्शन का में हमें साफ दिख रहा है। और दूसरी बात है, अगर आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की और स्टेट की ओर देखें तो आपको नजर आएगा कि जो प्रदेश जो थोड़े बहुत पिछड़े हुए हैं और जिनमें हाउसिंग अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, उनमें ज़्यादा संख्याओं की ये हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आ रही है आपका छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में भी इसके बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसका, राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो करीबन पिछले साल में करीबन 2.5 मिलियन सारे देश में ग्रामीण योजना के अंदर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो मैं मानता हूं कि ये जो दोनों चीज़ जो है कि एक तो नीड बेस्ड है और दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और जो आपने जो लेबर और स्किलिंग की बात कही वो उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है एंड उसका प्रेशर पड़ रहा है मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस में, ITIs में, जिससे कि हम और भी जो स्किल्ड लेबर की जरूरत जी, स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में ला सकें, उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सर्दी से इतना परेशान है, सो भी नहीं पाता। विक्स वेपोर अब ट्राई किया? ये काम करेगा? बिल्कुल, ये दे सर्दी से राहत 8 घंटों तक। सर्दी जैसे गायब और आराम से सो भी पाया। अब से विक्स वेपोर अप। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर, हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। DDU GKY की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटोकैड पर डिजाइनिंग करता हूँ। छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ। गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां DDU GKY की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपने रहने की छत हो, ये वादा है मौजूदा सरकार का। और इस वादे की तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण में जो चल रही है उसके जरिए उसको पूरा करने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नए नए एक तरह से एक आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें ये दिखता है कि लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर PS राणा हैं, फॉर्मर CMD हुडको हैं। हमारे साथ दुर्गा शंकर जी हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग
सिंह और A.K. भट्टाचार्य जी हैं, संपादकीय निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड। आप तीनों से ही हम चर्चा जारी रख रहे थे। आपसे डॉक्टर PS राणा एक बार जानना चाहूंगी कि इस स्कीम में, इस योजना में जिस तरह से सिर्फ घर उपलब्ध कराना नहीं, अगर किसी ने घर पिछली योजना के तहत या इस योजना के तहत शुरुआत में किया था, तो उसको अगर घर को बड़ा कराना है, उसको बेहतर करना है, 1 कमरे का था उसको 2 कमरे का करना है, तो इस तरह की सुविधाएं भी हैं। क्या ये भी एक कारण रहा है कि इस योजना का लाभ लोगों में ज्यादा पहुंच रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में शामिल हो रहे हैं? नेचुरली, जो मैंने पहले भी बताया कि हमारी कमी छोटे और कच्चे मकानों की ज़्यादा है। आदमी चाहे एक झुग्गी में रह रहा है, लेकिन वो रह रहा है। दूसरा पहलू जो मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, हमें अपना जो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो और हाउसिंग लिंक करने पड़ेंगे, क्योंकि हाउसिंग की ज़रूरत वहीं होगी जहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, और जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें जो मैन्युफैक्चरिंग में जो ज़्यादा जोर देना है उसके लिए न्यू टाउनशिप्स बनाने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग सिटीज़ को ग्रो कराने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हमें नए टाउनशिप बनाने से होगा, क्योंकि वहाँ सस्ते भी होंगे, कॉस्ट इंडेक्स कम होगा और अफोर्डेबल भी होगा, वहाँ जॉब्स भी होंगे। घर सिर्फ घर रहने के लिए नहीं है, घर वहीं होगा जहाँ जॉब होगा। तो हमें डिमांड जॉब्स, घरों की डिमांड बढ़ाने के लिए हमें जॉब्स क्रिएट करने होंगे, और इसलिए दोनों स्कीम्स को हमें लिंक करना पड़ेगा। भट्टाचार्य जी, क्या आपको ये भी लगता है कि इस योजना का जो फायदा है, जो जमीन पर क्रियान्वयन है, वो जो एक तरह से बेहतर क्रियान्वयन दिखाई दे रहा है, क्योंकि योजनाएं बनती हैं कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर कितना असर हो रहा है, क्या जमीन पर पहुंच रही हैं, इसकी हमेशा से शिकायत जनता को भी रही है, तमाम अधिकारियों को भी रही है, सरकारों को भी रही है। क्या आपको लगता है मौजूदा सरकार में एक प्रगति एक ऐसी पहल है जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट एक तरह से लेते हैं, साथ ही साथ एक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी सब्सिडी भी जो सीधे अकाउंट में जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह दिखाई देती है? जरूर। एक तो देखिए, एक तो आपने एक बात की जिक्र की, वो है मैसेजिंग। ये जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, ये वो मैसेजिंग को कर रहे हैं, क्योंकि यही नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है कि आप एक योजना का एक निर्माण किया, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पर उसका जो मैसेजिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जो हो रहा है लखनऊ में, वो मैं मानता हूँ वो मैसेजिंग के अंतर्गत है वो। पर अगर उसके बाहर भी आप अगर देखें, इस योजना में 2 चीज़ ऐसे हैं, मैं उस 2 चीज़ में जिक्र करूँगा कि एक तो है कि इस प्रोग्राम में जो एरिया ऑफ हाउसिंग, पक्का जो घर जो बनाने का है, वो पहले जो पुराने स्कीम में 1996 की जो स्कीम जाता था, दूसरे इंदिरा आवास योजना के नाम में जाना जाता था, एरिया का इजाफा किया गया, तो उसमें करीबन 215 स्क्वायर फीट का जगह दिया था। उन्होंने अब 215 की जगह 270 स्क्वायर फीट का जगह करीबन 20 स्क्वायर मीटर से 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा एक जो चेंज परिवर्तन किया गया है, वो कि ये ऐसे स्कीमों में कौन इस स्कीमों की उपलब्धि करेगा, कौन इसके स्कीम में आएगा, वो जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से छोड़कर एक सोशो इकोनॉमिक सेंसस बनाया गया था 2011 में। सोशो इकोनॉमिक सेंसस के तहत जो लोगों के पास कच्चा मकान है या मकान नहीं है, उसकी आंकलन किए गए थे। तो उस सेंसस के जरिए जो लोग की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं इस स्कीम के अंडर। तो मैं मानता हूं कि जो गैप जो है, ये एक तो है नीड की 215 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 270 स्क्वायर फीट कर दिया गया, और दूसरा ये है कि जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, कौन कौन से इंसान, कौन कौन से परिवार जो स्कीम में आ सकते हैं, उसका एक बेसिस एक सर्वे के तहत कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ों में मैं मानता हूँ इसका एक अलग ही एक एडवांटेज मिलता है, और जो नीडी लोग जो हैं उसी को प्राथमिकता दी जाती है। जी डॉक्टर राणा, ये तो तय किया गया कि लाभार्थी कौन होगा, साथ ही साथ कुछ शर्तें भी रखी गई। अगर हम ये कहें कि बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये शर्तें सख्त हैं, तो अगर नतीजा बेहतरीन और नतीजा अच्छा मिल रहा है जिसमें जनता को फायदा हो रहा है, तो ये शर्तें भी फिर सख्त नहीं कही जाएंगी, जिसमें ये भी कहा गया है कि बेटे बेटियां जो शादी नहीं हुई है, जो बालिग नहीं है, वो नहीं इसके हिस्सेदार होंगे, और इस तरह की कई ऐसी शर्तें रखी गई। क्या आपको लगता है कि पिछली योजनाओं में इस तरह की शर्तें या उन शर्तों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था? नहीं, शर्तें तो होनी चाहिए। शर्तों में अगर हम रिलैक्सेशन करते हैं तो फिर उसमें वो बहुत ही
भ्रष्टाचार की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती नहीं है और क्या? फिर उसमें फिर उसकी जो स्कीम की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। कोई भी स्कीम हो, अगर हम उसमें डिस्क्रिशन यूज करना शुरू कर दें और रिलैक्सेशन देना शुरू कर दें तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर स्कीम बनी थी वही खत्म हो जाते हैं। और पहले ही अगर स्कीम को सोच समझ के बनाया गया तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जैसा कहा, इस स्कीम में ये सारे पहलू कवर किए गए हैं। आपने कच्चे मकान को पक्का करने का भी है, एडिशनल का भी है, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नए मकान की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है आज कि वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल हाउसिंग अफोर्डेबल है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं उस तरह का इजाफा हुआ है जितना कॉस्ट ऑफ हाउस में आप हुआ पिछले है। 15 साल में देखें जी। तो जो लैंड की कॉस्ट पहले 10 से 15% होती थी घर की, आज वो 70 से 90% हो गई है। तो जमीन नई लेके नया मकान बनाना ज़्यादा मुश्किल है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, उसमें इम्प्रूवमेंट करना वो ज़्यादा आसान है और वो अफोर्डेबल भी है। तो इसलिए ये दो कंपोनेंट जो हैं स्कीम के, वो इसको सक्सेस बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्या आपको ये भी लगता है कि रिटेल में जिस तरह की कहें कि विश्वसनीयता नहीं थी अभी तक रिटेल सेक्टर में, और जो कंज्यूमर था वो परेशान था, इस योजना से शायद उससे भी उसको निजात मिली है? मतलब वो अनिश्चितता नहीं है इस योजना में जो अनिश्चितता और जगह रही। दूसरा पहलू ये है, जब हम फ्री हाउस कंप्लीट बना के देते थे तो नंबर उतना ज़्यादा नहीं हो सकता था, बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते थे। इसमें बजट कंस्ट्रेंट्स वो नहीं होगा क्योंकि हम एक लिमिटेड 2 से 2.5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं पर हाउस। जी। तो नंबर ज़्यादा अपने आप होगा, बजट कंस्ट्रेंट्स उतना नहीं होगा, क्योंकि जो लाभांत जो यूज़र है वो अपने फंड्स यूज़ कर रहा है, वो लोन पे करेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी केंद्र की और राज्य सरकारों की उन लोगों को एक तरह से छत मुहैया कराने के लिए काम कर रही है जिनके पास नहीं इस तरह की सुविधा थी, और 70 साल के आज़ाद भारत में ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत उन परिवारों की रही है। क्या इस योजना के क्रियान्वयन में एक मानसिकता में भी बदलाव आया है, सिस्टम के भी? इस पर भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सर्दी से इतना परेशान है, सो भी नहीं पाता। विक्स वेपोर अब ट्राई किया? ये काम करेगा? बिल्कुल, ये दे सर्दी से राहत 8 घंटों तक। सर्दी जैसे गायब और आराम से सो भी पाया। अब से विक्स वेपोर अप। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। हेलो। अगर आप चाहते हैं कि PFRDA की जमा राशि आपको मिले तो फौरन 30,000 रुपए आप जमा कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कॉल या ईमेल आई है तो घबराएं नहीं, तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि PFRDA आपके फंड रिलीज के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगता और इसके खुद के एजेंट और एग्रीगेटर हैं। धोखेबाजों को तुरंत पुलिस के हवाले करें। PFRDA द्वारा जनहित में जारी। माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीर्वाद, माँ का लाड और माँ का दूध बच्चे के लिए कभी कम नहीं पड़ता। माँ हूँ इसलिए जानती हूँ। यकीन रखिए, बार बार पिलाने से माँ का दूध बढ़ता ही है। माँ का दूध, फायदे खूब। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम रुक करेंगे सीधे लखनऊ का, जहां पर हमारे साथ दुर्गा शंकर जी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना में किए गए बदलावों के बाद आप क्या लगता है कि इन तमाम लोगों के सपनों को पूरा करने में राज्य सरकार के साथ जो भागीदारी है इस योजना में,
वो कितनी बड़ी चुनौती है या वो कुछ कुछ जगहों पे चुनौती के रूप में सामने आती है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं। मैंने इस समय जो माहौल है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पूरे देश भर से लोग आए हैं और यहाँ पे एग्जीबिशन एरिया में मैं हूँ, यहाँ पे पूरे देश भर से अलग अलग किस्म की चीज़ें एग्जीबिट की गई हैं। इससे लग रहा है कि किस प्रकार का उत्साह है। डेफिनेटली कुछ एक स्टेट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कुछ स्टेट थोड़े उसके पीछे हैं, कुछ स्टेट उसके भी पीछे हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल बना हुआ हमारा पूरे अर्बन स्पेस में कि सारे के सारे लोग अपने काम को समय से पूरा करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये कार्य समय से ही पूरा होगा। इनफैक्ट हम इसमें एक बात ये भी कर रहे हैं कि जहाँ भी अच्छे कार्य हुए उनका जो आइडियाज़ का एक्सचेंज, एक जगह से दूसरे जगह के बारे में हम एक जगह को भेज करके लोगों को दिखवाते हैं और उससे माध्यम से हमारी सिनर्जी जो देश में विविधता है, उस सिनर्जी के माध्यम से हमें काफ़ी फायदा होगा। डॉक्टर राणा, क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाओं में इस तरह से कदम को उठाने की ज़रूरत है, जैसा कि दुर्गा शंकर जी बता रहे थे? नहीं, वो तो देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि हम सिस्टमेटिक रूप से नहीं चलेंगे और जो रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही, और पार्टिसिपेशन स्टेट और सेंटर और सिटी तीनों का चाहिए, बल्कि स्टेट और सेंटर के साथ साथ सिटी का भी हमें पार्टिसिपेशन चाहिए जी। तो इसलिए हमारा ये इंटीग्रेटेड अप्रोच तो बहुत ज़रूरी है। और इस स्कीम में वो अप्रोच है, जैसा अभी भट्टाचार्य साहब ने भी कहा कि स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहता हूँ सिटी का भी इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। भट्टाचार्य जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, मानसिकता में क्या बदलाव आ रहा है? व्यवस्था उन गरीब लोगों के लिए, उनकी चीज़ों को, उनकी तमाम आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करे, इसकी भी एक भावना क्या बन रही है व्यवस्था में? आपने ठीक ही कहा कि देखिए, मानसिकता का जो परिवर्तन जो हमें देखने को मिला है, वो उसके साथ जो पहले भी जो बताया गया था, राणा साहब ने भी कहा कि जो फ्री हाउसिंग कभी भी ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप जो कंज्यूमर जो है, लाभार्थी जो, की भागीदारी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ अगर आप जो लैंड की अवेलेबिलिटी, और मैं ये भी कहूँगा उसके साथ कि गोइंग फॉरवर्ड अगर वर्टिकल बिल्डिंग की आप बात प्लानिंग करें, तो मैं लगता है कि जो 11 करोड़ जो नए हाउसिंग या 2 करोड़ जो हाउसिंग बनाने का जो 2022 तक बनाने का जो प्लान जो है, वो सफल होने में मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत ज़्यादा आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है, 2022 तक हर परिवार को उसका अपना घर होगा, पक्का घर होगा उसका। और कल देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब लखनऊ में मौजूद होंगे, तब प्रधानमंत्री आवास योजना और 2 और योजनाओं के लाभार्थियों के साथ किस तरह का उनका संवाद होगा, क्या वो उन्हें कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों ही मेहमानों का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।